वही दोस्तों 100,000 ऑफ प्योरीफायरिंग के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर के बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से केओस पावर रिलीज हो रहा था, जो देखकर मास्टर जू जल्दी से अपने ग्रैंड डिसाइपल्स के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, कि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अब शायद बहुत ही बुरा होने वाला है। इसी के साथ ही हमने देखा था कि कैसे एंसेस्टर के पीछे से केओस पावर निकल के सीधे एंसेस्टर का ही रूप ले चुका था, जो कि बिल्कुल हूबहू एंसेस्टर की तरह ही दिख रहा था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हम केओस पावर से बने हुए नकली एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि असली एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि जुयांग, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिरकार मैं क्या चीज हूँ और ये केओस पावर क्या है। लेकिन इसी के साथ ही उस केओस पावर वाले एंसेस्टर की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से केओस पावर निकल रहा था, जिसकी वजह से मास्टर जू को भी ये चीज इफेक्ट कर रहा था। फिर वो केओस पावर कहने लगता है कि जब तक ये पूरे दुनिया है, पूरे दुनिया के अंदर केओस पावर है, तो इसका मतलब यह है कि केओस पावर ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करता है। और इतना कहने के बाद वो नकली एंसेस्टर दोबारा से अपने केओस पावर को रिलीज करता है, जो देखकर मास्टर जू जल्दी से अपने ग्रैंड डिसाइपल्स की तरफ बैरियर बनाकर उस केओस पावर को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो केओस पावर इतना ज्यादा ताकतवर था कि मास्टर जू के बने हुए बैरियर को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करने लगा था। ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स मिलकर अपने पावर से उस बैरियर को रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद वो केओस पावर के अटैक को ठीक से रोक नहीं पा रही थी। तभी एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उनके बैरियर को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है और उन्हें पहले से स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसकी वजह से केओस पावर अब उस बैरियर के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं केओस पावर वाले एंसेस्टर को, जिसने कि अपने केओस स्केलेटन से सीधे एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी कर दिया था। ये देखकर सिर्फ एंसेस्टर शांत रहकर उसे देख रही थी। इसके बाद वो केओस स्केलेटन तेजी से एंसेस्टर की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एंसेस्टर सिर्फ गुआन जी शब्द बोलता है और उनके इतना कहते ही अचानक वो केओस स्केलेटन बहुत ही तेजी के साथ वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी की वजह से केओस पावर का एक बहुत ही बड़ा सा लहर वहां पर फैलने लग जाता है, जिसके बाद एंसेस्टर अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे हरा सकती हूँ। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कैसे नकली एंसेस्टर भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर वॉइस स्लैश से अटैक कर देता है। असल में नकली एंसेस्टर सीधे असली एंसेस्टर के टेक्निक्स और उनके पावर्स को बहुत ही अच्छे तरह से कॉपी कर रहा था। दोनों ही वॉइड स्लैश एक साथ टकराने की वजह से एक एनर्जी की लहर दौड़ पड़ता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर के डिसाइपल्स को उसके सामने खड़े होने में दिक्कत होने लगता है। साथ ही वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि इस नकली एंसेस्टर ने बिल्कुल असली एंसेस्टर के पावर्स को ही कॉपी कर लिया। ड्रैगन किंग डरते हुए कहने लगता है कि क्या इसका मतलब ये है कि बॉस अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम यूनिवर्स के बाहर भी देखते हैं, दोनों के अटैक की वजह से एक एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है, जबकि वही दूसरी तरफ एंसेस्टर और नकली एंसेस्टर के अटैक की वजह से अभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होता ही जा रहा था, जिसकी वजह से वुफान अपने मास्टर से कुछ कहने के लिए कहता है। लेकिन मास्टर जो डरते हुए कहने लगता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह फेक बना हुआ है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। अचानक मास्टर जू के इस तरह की बातों को सुनने के बाद सारे ही डिसेबल काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार मास्टर जू क्या सोचकर इस तरह की बातें अभी कर रहे हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम नकली एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि मास्टर जू को देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर, आपको ये बात याद ही होगा कि आप अपने डिसेबल्स से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और यही आपकी कमजोरी है। फिर नकली माँ एंसेस्टर को कहने लगता है कि तुम भी ये बात काफी अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड के हर एक चीज को तुम अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन सच कहूँ तो असल में एंसेस्टर को उस नकली एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद कुछ खास इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, जिसके बाद एंसेस्टर अपने वॉइस स्लैश को और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए नकली एंसेस्टर के वॉइस स्लैश को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर नकली एंसेस्टर, जो कि केओस से बना हुआ था, वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंसेस्टर उसे इतना आसानी से कहां जाने देने वाला था। एंसेस्टर उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाल कर उसे कैद कर लेता है और उसके ऊपर एक एनर्जी स्लैश से अटैक करके उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन केओस पावर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी दोबारा इकट्ठा होने लगा था। ये देखकर एंसेस्टर दोबारा से उस केओस पावर के ऊपर और एक एनर्जी स्लैश मारता है, जिसकी वजह से इस बार वो केओस पावर पूरी तरह से इधर उधर बिखर जाता है और इस बार वो काफी धीरे और स्लोली इकट्ठा होने लगता है। अब उस केओस पावर के डिस्ट्रॉय होने के बाद सबसे पहले एंसेस्टर अपने टीआरएन सेट को रिपेयर करता है, जो कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंसेस्टर बहुत ही जल्दी अपने टीआरएन सेट को रिपेयर भी कर लेता है पहले से बेहतर। तभी अचानक वहां पर केओस पावर दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। देखते ही देखते नकली एंसेस्टर दोबारा वापस आ जाता है। ये देखकर एंसेस्टर
मास्टर से पूछता है कि बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, जुयांग कहूँ या फिर कहूँ कि तुम शो इन हो। मास्टर जू अपने डिसाइपल की बात को सुनने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि शो इन अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ हम शो इन को देखते हैं जो कि एंसेस्टर से कहने लगता है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा जूनियर ब्रदर। और इतना कहने के बाद अचानक शो इन वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने केओस पावर के कुछ टुकड़ों को वहीं पर छोड़ देता है। ये देखकर एंसेस्टर उस बचे हुए केओस पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करके उसके अंदर झांकने लगता है। यहाँ देखकर लिंगू समझ जाता है कि एंसेस्टर के उस पावर के जरिए उसके मेमोरीज में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये सीन थोड़े पास में दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर जू अपने पावर के जरिए के उस पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मास्टर जू की हरकत को देख कर के ओस पावर उनसे कह रहा था कि तुम्हें अभी हार मान लेना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर स्पिरिचुअल रूट्स होते हैं उन्हें केओस ही बनाता है। और तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ वाले हरकतें कर रही हो। तुम सोच रहे हो कि तुम केओस पावर से भी उससे भी ज्यादा पावर क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। लेकिन मास्टर जू उसके बातों को सुनने के बाद भी कहा हार मानने वाले थे। असल में दोस्तों मास्टर जू अपने पावर से और हेवन के पावर को मिलाकर एक ऐसा पावर क्रिएट करना चाहता था जो कि पूरे केओस पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी की वजह से मास्टर जू किसी भी तरह से हार ना मानना चाहता था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो इस तरह के पावर को क्रिएट कर सकता है। तभी तो केओस पावर बार बार उसे हार मानने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मंजिल के काफी ज्यादा करीब है। और सच में मास्टर जू का ये अटैक पूरी तरह से काम कर रहा था, जिसके बाद मास्टर जू अपने हेविली टेक्निक और हेविली थंडर का इस्तेमाल करते हुए अपने आखिरी चाल को एक्टिवेट करता है। मास्टर जू सबसे पहले अपने हेविली थंडर का इस्तेमाल करके उस केओस पावर के ऊपर लगातार कई सारे अटैक करवाता है, जिसकी वजह से अब वो केओस पावर धीरे धीरे कैद में आने लगा था। कुछ ही देर में वो केओस पावर एक सफेद एनर्जी के गोले में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखकर मास्टर जू को काफी ज्यादा खुशी होता है, क्योंकि आखिरकार मास्टर जू ने कई हजार साल मिलाकर और कई सारे मेहनत करने के बाद उस केओस पावर को सील करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसी की वजह से उन्हें काफी ज्यादा खुशी भी था। लेकिन तभी मास्टर जो अचानक ही बेहोश होने लगते हैं। असल में मास्टर जो इस वजह से बेहोश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर उन्हें संभाल लेता है। वहाँ छोटा बच्चा बहुत ही मासूमियत के साथ मास्टर से कहने लगता है कि आपने मुझे क्रिएट किया। मास्टर जो भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगी। तो बच्चा भी इस बात को मान लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर जू को, जो कि अपने कोर्ट यार्ड में वाइन पी रहे थे। तभी वही पर वही छोटा बच्चा आ जाता है, जो कि मास्टर जू को देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप दोबारा वाइन क्यों पी रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? इसी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मास्टर जू समझाते हुए कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। और इसके अलावा आज मैंने तुम्हें एक कोई चीज़ सिखाया था, तो क्या तुमने उसे सीख लिया? इस पर वहाँ छोटा बच्चा भी बड़े ही मासूम है के साथ हाँ में जवाब देता है। तब मास्टर जू उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि एक बात याद रखना, अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। और इस पूरे आइलैंड में जो है एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक इस छोटे बच्चे के सामने मास्टर जू आ गए थे, लेकिन थोड़ा गुस्सा हुए कहने लगता है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तुम कौन हो? इस पर वो नकली मास्टर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ही मास्टर हूँ। लेकिन वह छोटा बच्चा उसे दूर होते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ऑरा मेरे ऑरा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और मेरे मास्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे से बिल्कुल सावधान रहूं। तब वो नकली मास्टर जो कहने लगता है कि मैं ही तुम्हारा असली मास्टर हूँ, तो मेरे बातों के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रही? और इसके अलावा मैंने अभी तक तुम्हें किसी भी तरह से पनिशमेंट नहीं किया, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ? उसके बातों को सुनने के बाद वो छोटा बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि हाँ, मेरे मास्टर ने मुझे कभी पनिशमेंट नहीं दिया, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से बातें करते हैं। तब वो नकली मास्टर जो कहने लगता है कि तो फिर बताओ कि तुम आखिरकार खुश क्यों नहीं हो? मैं शायद नाखुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और इसी की वजह से मेरे मास्टर हमेशा नाखुश रहते हैं और मैं अपने मास्टर को नाखुश नहीं देख सकता। उस छोटे बच्चे की बात को सुनने के बाद नकली मास्टर जो अपने हाथ को उठाते हुए एक ऐसा एनर्जी स्लैश अटैक करता है जो कि पूरे वर्ल्ड को ही दो भागों में काट देता है। इस अटैक को देखने के बाद वो छोटा बच्चा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ नकली मास्टर जू अपने पावर के जरिए उस अटैक किए हुए डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म भी कर देता है, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल नए जैसा बना देता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर छोटे बच्चे की आंखों में और भी ज्यादा हैरानी आ जाता है। लेकिन ये देखकर छोटा बच्चा कहने लगता है कि तुमने अभी तक एनर्जी वॉइस स्लैश को भी सीख लिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए शायद मास्टर मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ भी हूँ। तब इस पर
नकली मास्टर जो उसके पास जाकर कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें वो टेक्निक्स नहीं सिखाए जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेक्निक भी है जिससे कि तुम अपने पावर को अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाओगे अगर तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो जाते हो। तो इस बात को सुनने के बाद वो छोटा बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो साफ साफ जानता था कि ये उसका असली मास्टर नहीं है। लेकिन फिर वो नकली मास्टर उसके ब्रेन को वॉश करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम एक अच्छे डिसाइपल बनकर रहना चाहते हो या फिर एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर जो कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल या फिर रूल करे। जिसके बाद हम एंशिएंट फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शुइन की ओल्ड लेडी डिसाइपल सीधे छोटे बच्चे के सामने आकर उसे कह रही थी कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो कि तुम एक ओल्ड लेडी को भी चोट पहुंचा सको। इतना कहने के बाद वो अपने केओस पावर को रिलीज करते हुए सीधे उस छोटे बच्चे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वो छोटा बच्चा अपने वॉइस स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी तरह से उसका ट्रेनिंग करते हुए कई साल बीत जाते हैं, जहाँ पर उस छोटे बच्चे के पास अब बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुके हैं। वो सुइन के हर एक डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से पीटता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे तरह से फाइट करता था। हालांकि ये देख कर शुइन के डिसाइपल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद नकली मास्टर जो छोटे बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि बताओ मैंने जो टेक्निक तुम्हें सिखाया था क्या वो स्ट्रांग है। छोटा बच्चा मासूमी के साथ कहने लगता है कि हाँ, आपने जो टेक्निक मुझे सिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। अब मेरा मास्टर भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करेगा। जिस पर नकली मास्टर जो छोटे बच्चे के ऊपर सिर रखकर उसे सहलाने लगता है, लेकिन वो छोटा बच्चा कहने लगता है कि ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे असली मास्टर नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि तुम बिल्कुल मेरे मास्टर के जैसे ही हो। आखिरकार ऐसा क्यों? तब नकली मास्टर जो कहने लगता है वो इसलिए क्योंकि आखिरकार मैं ही तो वो हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर्स हर एक नज़ारे को अपनी आंखों से काफी अच्छे तरह से देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि मास्टर क्या आप चाहते थे कि मैं यहाँ चीज देखूं? लेकिन तभी अचानक उस छोटे बच्चे के आंखों में एक अजीब तरह का पावर चमक उड़ता है। हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर के पीछे के पावर काफी तेजी के साथ आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। फिर वह छोटा बच्चा कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर नहीं बल्कि मैं खुद तुम्हें देखना चाहता था। और इसी के साथ ये सीन अचानक ही डार्क ग्रैंड लॉग अबीस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदे को बड़े से पिलर के पास लेटाकर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता जा रहा था। असल में उस बंदे को कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा टॉर्चर कर रहा था। फिर वह छोटा बच्चा हमारे एंसेस्टर जो कि अब एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो चुके थे, वो उसे कहने लगता है कि तुम इसे भूले तो नहीं होगे ना। तब इस पर एंसेस्टर कहता है कि हाँ, मैं इसे नहीं भूला, तो इसका मतलब क्या है? तब वह छोटा बच्चा उस आदमी की बॉडी के अंदर से केओस पावर को निकालते हुए कहने लगता है कि उस वक्त तुमने बहुत ही आसानी के साथ इसे पनिशमेंट दे दिया था, जबकि तुम उसे बहुत ही और भी बुरी तरह से टॉर्चर कर सकते थे। लेकिन असल में सच तो ये था कि तुमने उसे लगातार मरने और जीने का वरदान दिया था, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली लगातार मर रहा था और जी रहा था। इसी की वजह से केओस पावर लगातार अपने काम को कर रहा था बिना रुके। लेकिन सच कहूँ तो जब भी कोई नया आदमी जन्म लेता है या कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो बेस्ट फूड होता है केओस पावर के लिए। केओस पावर को खाना बहुत ज्यादा बढ़िया पसंद आता है। लेकिन इस पर छोटे एंसेस्टर उस छोटे से बच्चे को कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसके बारे में मुझे ना पता हो। तब वह छोटा बंदा कहने लगता है कि सच कहूँ तो असल में पूरे टाइम तुमने ही केओस पावर को हर बार नया जन्म दिया था। इसी वजह से मेरा मानना यह है कि तुम में और मुझ में कोई भी अलग अलग बात नहीं है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जो कि केओस पावर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद हमारे छोटे एंसेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, अगर मैं इस बंदे को इस तरह से सजा दे भी सकता हूँ तो इसे जिंदा भी रख सकता हूँ और साथ ही साथ इसे मार भी सकता हूँ। इतना कहने के बाद एंसेस्टर स्नैप करते हुए उस बंदे को एक ही झटके में ही मार डालता है। ये देखकर उस छोटे बच्चे को बहुत ही जोर शोर से हंसी आ जाता है। वो अपनी हंसी को बहुत ही मुश्किल के साथ रोकता है और फिर वहाँ एंसेस्टर को कहने लगता है कि तुम इसे तो मार सकते हो, लेकिन क्या तुम बाकी सबको मार पाओगे? क्या तुम पूरे 9 यूनिवर्स में जितने भी सारे कल्टिवेटर या फिर केओस पावर से जन्मे हुए लोग हैं, क्या तुम उन सभी को एक साथ मार सकते हो? फिर वह बंदा कुछ देर रोकने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम अपने ब्रदर को भी मार पाओगे? और इसी के साथ ये सीन हमें टियानसेट के टी गार्डन का दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हम सीनियर बुफान को देखते हैं जो कि लगातार अपने बॉडी से ऊपर अटैक करके अपनी बॉडी के अंदर से केओस पावर को निकाल रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि मैं किसी भी तरह से अपने जूनियर ब्रदर के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जूनियर ब्रदर हमेशा ही आगे बढ़ता रहे। इसी
के साथ सीनियर बुफान लगातार अपने बॉडीज के ऊपर अटैक करता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही बुरी तरह से इंजरीज आ जाते हैं। तभी वही छोटा बच्चा एंसेस्टर को कहने लगता है कि कोई कल्टीवेटर अपने बॉडी में एक बार केओस पावर को रोक तो सकता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से केओस पावर उसके बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है तो कोई भी कल्टीवेटर अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। तो बताओ, क्या अब तुम अपने सीनियर ब्रदर को भी मार पाओगे जिसका तुम बहुत ज्यादा सम्मान करते हो? असल में दोस्तों, ये छोटा जो बच्चा है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया, ये अपनी बातों से हमारे एंसेस्टर को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी भी तरह से वो एंसेस्टर को अपने साथ मिला करके उस पावर को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सके। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से ड्रैगन किंग और फैन से आकर हमारे छोटे एंसेस्टर को हैप्पी न्यू ईयर देता है। देखते ही देखते कई सारे डिसाइपल्स आकर एंसेस्टर को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे। कुछ ही देर में लगातार एंसेस्टर के सारे ही डिसाइपल लगभग वहां पर पहुंच जाता है। फिर कुछ ही देर में वहां पर मास्टर जू भी एक पोर्टल के जरिए आकर अपने स्टूडेंट यानी अपने डिसाइपल को हैप्पी न्यू ईयर देता है। जिसके बाद मास्टर जू कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा टीएल एनसेट को प्रोटेक्ट करो और एक अच्छी और खुशी जिंदगी जीते रहो। उन सभी को देखकर एंसेस्टर बस काफी खुश होकर नहीं देखते ही जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक केओस पावर से कहने लगता है कि कभी कभार तुम इन सभी को बचाने के लिए केओस पावर के ऊपर तुम्हें डिपेंड रहना होगा, क्योंकि केओस पावर एक ऐसा चीज है जिससे कि तुम हमेशा ही इन्हें जिंदा रख सकते, क्योंकि इन सभी का जन्म केओस पावर से ही हुआ है और केओस पावर ही इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि केओस पावर का इस्तेमाल करके ही तुम अपने चाहते लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाओगे। तुम्हें उन्हें खोने का कोई भी डर नहीं होगा। तुम इन्हें एक एरिया तक नहीं बल्कि कई सारे एरिया तक सर्वाइव करवा सकते हो। लगभग लाखों या फिर करोड़ों साल तक तुम अपने चाहतों के साथ रह सकते हो। उन्हें मरने का कोई डर नहीं होगा। तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है कि केओस पावर तुम्हें इतना कुछ दे रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम छोटे एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि इस छोटे बच्चे की बातों को बहुत ही गौर से सुनने के बाद उसे जवाब देते हुए कहने लगता है कि तुम फिर से गलत हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो लोग हैं वो इस तरह के केओस पावर का पपेट बन जाए, क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे चाहने वाले मेरे साथ रहे, मेरे साथ फाइट करे और मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताए, ना कि केओस पावर का एक पपेट बनकर रह जाए। जिस बात को सुनने के बाद वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी एंसेस्टर जमीन के ऊपर किक मारते हुए कहने लगता है कि तुम एक ऐसे लड़के हो जो कि इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और दोस्तों, एंसेस्टर हमें यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताता है। एंसेस्टर हमें बताता है कि ये जो लड़का छोटा बच्चा है ये असल में शुइन का एक सोल का छोटा सा हिस्सा है, जो कि बिल्कुल शुइन की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम एक सोल होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपनी डिवाइन हैंड से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा काफी दूर जाकर गिर। जिसके बाद एंसेस्टर अपने असली रूप में आने के बाद उस छोटे बच्चे से पूछता है कि बताओ कि आखिरकार शुइन कहाँ पर है। तब वो छोटा बच्चा वहां से गायब होते हुए कहने लगता है कि जब पूरे यूनिवर्स का केओस पावर दोबारा से वापस आ जाएगा तब शुइन का मुलाकात तुम अपने आप ही कर लोगे। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें डोंगमो सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसे कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ ही देर में वहाँ पर मास्टर जू और चूफेंग आ जाते हैं। चूफेंग नज़ारे को देखकर मास्टर जू से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था और इतने बड़े और इतने ताकतवर सिटी को आखिरकार किसने इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि ये उसके हाथ के लिए बस बाई हाथ का खेल था। इस पर मास्टर जू चूफेंग को बताता है कि शुइन ने यह काम किया है, उसने केओस पावर से अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया। मेरा वो जो नकली रूप था वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता ही जा रहा है, इसलिए हमें किसी भी तरह से उसके पास जाकर उसे ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और भी खत्म कर दे। अगली बार हम देखते हैं कि मास्टर जू को फॉलो करते हुए चूफेंग एक और जगह में चली जाती है, जिस जगह को भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये देखो चूफेंग काफी हैरान होते हुए कहने लगती है कि मास्टर आखिरकार हम शू इनको कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि उसने तो हर जगह डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन तभी अचानक यहाँ मास्टर जू एक इविल स्माइल मारते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। उसके बातों को सुनने के बाद चूफेंग समझ जाती है कि असल में ये नकली मास्टर जू हैं। लेकिन उससे पहले ही नकली मास्टर जू उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। इससे पहले कि चूफेंग उसके ऊपर काउंटर अटैक कर पाती, शुइन काफी तेजी के साथ उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना। लेकिन चूफेंग उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मरे क्यों नहीं हो। तब नकली मास्टर जू यानी कि शुइन बताने लगता है कि जब तक इस पूरे वर्ल्ड में केओस पावर को खत्म नहीं किया जा सकता तब तक तुम्हारा मास्टर कभी मुझे जान से नहीं मर पाएगा, क्योंकि ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। तब उसकी बातों को सुनने के बाद चूफेंग कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम एक बार और मर जाओ। इतना कहने के बाद वो अपनी फिनिक्स को निकाल कर शुइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग, लेकिन शुइन बहुत ही आसानी के साथ उसके फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि सच कहूँ तो तुम मेरे मुकाबला करने के लायक नहीं हो और मुझे थैंक यू तो
तुम्हारे एंसेस्टर को कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ही मेरे पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। इतना कहने के बाद शुइन जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मास्टर जो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग इसलिए बन पाए क्योंकि मैंने अपने रिकार्नेशन को सेक्रीफाइस कर दिया। इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर लगातार कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर जो के अटैक की वजह से अब उस पूरे जगह पर ही केओस पावर फैल जाता है। ये देखकर मास्टर जो उस केओस पावर के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ केओस पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग था और फैल चुका था कि उल्टा वो केओस पावर धीरे धीरे मास्टर जू को कैद कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जू अब पूरी तरह से कैद हो जाते हैं। तभी शुइन उसके पास आकर कहने लगता है कि अगर तुम मर जाते हो तो मेरे पास किसी भी तरह का वीकनेस नहीं रहेगा और मुझे कोई हरा भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी आसमान के ऊपर से चो फैंग सीधे कई सारे मीटियोर से सीधे शुइन के ऊपर अटैक कर देती हैं, लेकिन शुइन इस बार भी उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए चो फैंग के ऊपर जोरदार अटैक करता है। फिर शुइन मास्टर जू और फैंग को कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी तुम दोनों मरने के बाद अपने आफ्टर लाइफ को स्टार्ट करोगे। लेकिन उसकी इस बात को सुनने के बाद मास्टर जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मास्टर जू अपने वजह से अपने डिसाइपल की जान को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते थे। इसी वजह से मास्टर जो पूरे यूनिवर्स के केओस पावर को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लग जाते हैं। सबसे पहले ये देखकर शुइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मास्टर जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि असल में वो पूरे केओस पावर को ही अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि शुइन का बॉडी भी केओस पावर से बना हुआ था। इसी की वजह से उसका केओस पावर भी धीरे धीरे मास्टर जू के बॉडी के अंदर जाने लग। इसी की वजह से शुइन मरने से पहले उसे कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पूरे 9 यूनिवर्स के केओस पावर को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर जो कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे केओस पावर को एक वेसल की जरूरत था, तो क्यों ना बॉडी और सोल एक साथ मिलकर केओस पावर का वेसल बन जाए। और अचानक शुइन का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अब मास्टर जू के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा केओस पावर चला जाता है। ये देखकर चो फैंग उसे रोकने की कोशिश करती है कि आप रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन मास्टर जू उसे देखते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि एंशिएंट टाइम में मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया था, मैंने तुम्हें टियान शक से निकाल लिया था। लेकिन चाओ फैंग उसे कहने लगती है कि मास्टर आप इन बातों को बंद कीजिए और इस केओस पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोक लीजिए। लेकिन मास्टर जू काफी इमोशनल होकर कहने लगता है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिला और अगर मैं तुम्हारा मास्टर बना तो मैं दोबारा यही काम करूंगा, टियालन सेट के लिए मर जाऊंगा। लेकिन चो फैंग उसे बार बार रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन मास्टर जू से समझाते हुए कहने लगता है कि अगर मैं नहीं मरा तो ये केओस पावर दोबारा मेरे साथ ही दोबारा जिंदा हो जाएगा और आगे चलकर ये हमारे लिए और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा। इसी की वजह से मैंने ये फैसला लिया है कि मैं केओस पावर का स्वॉर्ड बन जाऊंगा और पूरे यूनिवर्स में हमेशा हमेशा के लिए खोकर ट्रैवल करता रहूंगा। ये बहुत ही बढ़िया बात होगा कि मैं पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। लेकिन मास्टर जू के बातों को सुनने के बाद चो फैंग बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहने लगती हैं कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं अभी भी आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मास्टर जू ने पहले ही अपने फैसले को कर लिया था, जिसके बाद मास्टर जू अपने बॉडी के ऊपर अटैक करके अपने बॉडी को एक धमाकेदार ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख चू फैंग पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन मरने से पहले मास्टर जू चू फैंग को उसके मास्टर यानी कि एंसेस्टर को उनके बारे में बताने के लिए बोल देता है। लेकिन ये देखकर अब चू फैंग पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि मास्टर आप हमेशा ही अपनी ही बातों के ऊपर कायम रहते हैं, अब अपने आप ही अपने फैसले करते हैं। यहाँ चू फैंग काफी देर रो रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे एंसेस्टर का आवाज सुनाई देता है। एंसेस्टर यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले स्पेस टाइम को रिवर्स कर देता है, यानी कि जो केओस पावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था वो धीरे धीरे रिवर्स होकर हमारे मास्टर जू को दोबारा से जिंदा कर देता है। ये देखने के बाद चू फैंग की आंखों में खुशी झलक जाता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर बहुत जल्दी अपने मास्टर को रिकवर कर लेते हैं। ये देख चू फैंग जल्दी से अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें संभालती है, जबकि मास्टर जू अपने आप को जिंदा होता हुआ देखकर काफी हैरान होकर पूछने लगता है कि यांग यांग आखिरकार तुमने मुझे रोका क्यों है। जबकि एंसेस्टर अपने हाथ में केओस पावर को लेने के बाद कहने लगते हैं कि मास्टर दरअसल अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप मर जाओ। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर वहां से जाने लगते हैं। तब ये देखकर मास्टर जो काफी हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रही हो। एंसेस्टर जाते हुए कहने लगता है कि वो टियालन सेट वापस जा रहा है मेडिटेट करने के लिए। और दोस्त इसी के साथ ये दोनों ही शानदार एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी अपलोड होगा और साथ ही साथ इसका मूवी भी।